अरे तो खोल दो नंबर है, इसका डर गया है इसको सही नहीं है। उसमें सिर्फ 2 चम्मच खाए वो 3 चम्मच खाए वो तो चमकी खा ली थी, पता नहीं कितनी कम चम्मच खाई है। अभी पापा को दे दो, पापा ले ये पक्का ये पक्का आवश्यक नहीं हुआ पानी में गिर जाते 5 से 4 माह पड़ी रही हो फिर लेकर आए हो। बड़ा यार हमारा काम का बस सफाई करो, कोई गाड़ी की सफाई करके मेरे पास में गाड़ी हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। Five. Mommy, that's all. That's all. हाँ बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने फ्रिक्शन पढ़ा था, है ना। फ्रिक्शन हमारा खत्म हो गया था पिछली क्लास में एक्चुअली। ठीक है बच्चों, आपने वो लास्ट में वो व्हील वाला दिया था, डिस्क वाला। हाँ अब हमको क्या करना है बेटा। अपनी बात करें वाला जो नोजल है ना, ये बहुत ज्यादा बेस्ट है, बिल्कुल लेजर की तरह होता है। इससे गाड़ी से साफ हो जाएगी बहुत अच्छे तरीके से, पर इसमें टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। आप देख सकते हो क्योंकि हल्की सी साफ हुई है भाई, अब तो रख रख के बिल्कुल चमकती है। मेरे पास एक और डिफरेंट टाइप का नोजल है जो कि गोल गोल घूम के चलता है, ये अपने आप ही साफ हो जाए, मैं आपको नहीं लगा तो इसको लगा के रखना है, पर इससे भी गाड़ी साफ हो जाएगी। आज से हम नया चैप्टर चालू करेंगे बच्चों, वर्क, पावर एंड एनर्जी। चैप्टर का नाम है वर्क, पावर एंड। ये बहुत ज्यादा ठीक है। किसी भी फोर्स के वर्क डन का मतलब क्या होता है बेटे? सर आपने स्क्रीन शेयर नहीं की। हाँ बेटा, इसलिए इशारा करने वाला पार्ट है, जैसे कि यहाँ पर एक वॉशर मारते हैं, क्या नीचे से रह गए ये जाना चाहिए, राइट साइड हो गई, साइड में लिया, ये साइड में जो जाना था राइट साइड के काम पूरी चलता है, बट पीछे वाला पार्ट दे लगेगी तो बोलना तो बहुत ज्यादा कितना हो गया हिस्टोरी का देने लगा हेडलाइट साइड 97 मैंने पूरी गाड़ी साफ कर दिया क्योंकि कहीं से वर्क, पावर एंड एनर्जी। देखो बेटे, वर्क को अपन डे टू डे लाइफ में तो एक अलग सेंस में यूज करते हैं, लेकिन फिजिक्स में जब अपन वर्क की बात करते हैं तो हम बात करते हैं वर्क डन बाय अ फोर्स। तो वर्क डन बाय अ फोर्स का मतलब क्या होता है? इट इज द ability, it is the measure of ability of a force of changing
the mechanical energy of a system. वही था और नीचे No? और ये एक स्केलर क्वांटिटी होते हैं. ये इससे अच्छे से काम होगा यही कर देखो कितना तो क्या भाई एक वाला मोटर ये कर ओके गाइस के अंदर पूरी SI unit is joule. पॉजिटिव वर्क डन का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव वर्क डन बाय फोर्स मीन्स that force increases the mechanical energy और नेगेटिव वर्क डन का मतलब क्या है? That force decreases the mechanical. एरिया है छोटी छोटी जगह बेस्ट होती है ये अभी हो गया फाइट करनी रह रही साफ कर दी फाइनली मुझे पता चला क्या ये बात समझ में आती है? यस सर. है ना? अब देखो हमें कैसे पता चलेगा कि कोई फोर्स पॉजिटिव वर्क कर रहा है या नेगेटिव वर्क कर रहा है और कितना कर रहा है? तो उसका पता कैसे चलता है? उसके लिए एक फॉर्मूला होता है ना? क्या फॉर्मूला होता है? वर्क डन is equal to integral of F dot d. Work done by force vector F. ठीक है. ds वेक्टर क्या है यहाँ पे? ds वेक्टर है displacement of the point of application of the है ना? मतलब जिस भी फोर्स की अपन बात कर रहे हैं वो किसी ना किसी पॉइंट पे तो लग रहा होगा ना. ठीक है. तो उस पॉइंट का जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा उसको हमें ds वेक्टर लिखना है और फोर्स वेक्टर का उस ds वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करके इंटीग्रेट कर देना है. इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, फोर्स का मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ एंगल बिटवीन है ना, व्हाट इज थीटा
थीटा इज एंगल बिटवीन एफ वेक्टर एंड ds। और देखो हमें ये चीज पता है, अगर एंगल एक्यूट होता है तो उसका कॉस पॉजिटिव होता है, एंगल ऑब्ट्यूज होता है तो उसका कॉस नेगेटिव होता है ना। तो अगर मान लो ऐसा हो बच्चों कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल है वो एक्यूट बन रहा है, और भले ही पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन चेंज होती जाए, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में हमेशा एंगल कितना बना रहे, एक्यूट ही बना रहे, तब तो क्या होगा, ऐसे फोर्स का वर्क डन पॉजिटिव ही है। ये बात समझ में आ रही है बेटे? यस सर। ये फोर्स ds वेक्टर की डायरेक्शन किधर होती है, अलोंग टेंजेंट टू द पाथ। ds वेक्टर की डायरेक्शन होती है अलोंग टेंजेंट टू द पाथ। फोर्स को जिधर फोर्स लगेगा उस डायरेक्शन में वो होगा। तो मतलब डीएस का वो टैंजेंट के अलोंग होगा ना, कर्व के अलोंग नहीं हाँ होगा। हाँ, अलोंग टेंजेंट टू द पाथ मतलब क्या होगा, देखो ds वेक्टर की डायरेक्शन तो लगातार बदलती जाएगी, ठीक है। जैसे पार्टिकल, मान लो कोई, हमने एक पार्टिकल को क्या किया, ग्राउंड सरफेस से प्रोजेक्ट किया, एंड दैट पार्टिकल मूव्स इन अ पैराबोलिक पाथ, ठीक है। तो क्या होगा, हम उसके पाथ को बेसिकली मैंने क्या किया, कई सारे छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट्स में डिवाइड कर दिया, है ना, बहुत छोटे इंटरवल में डिवाइड कर दिया। तो जो ds वेक्टर होंगे ना वो इसी तरह के बनेंगे। मतलब आप ऐसे समझो ना कि ds वेक्टर का मैग्नीट्यूड इतना छोटा होता है कि वो उसको अलोंग द पाथ ही आ जाता है वो, समझ रहे हो? यस सर। जैसे मान लो अपने को ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क निकालना है, तो क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा ऐसे लगता रहेगा, तो उसके और फोर्स के बीच में एंगल कभी कुछ और रहेगा, वो एंगल चेंज होता जाएगा। लेकिन जब तक पार्टिकल ऊपर जा रहा है तब तक क्या होगा, वो एंगल वर्क हमेशा डन। ऑब्ट्यूज ही बना रहेगा, यस सर। है ना। भाई देखो यहाँ पर क्या हो सकता है, थीटा में वेरी, ये जो मैंने एफ डी एस कॉस थीटा लिखा है, तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि थीटा जो है वो वेरी होता जाए, समझ रहे हो ना? यस यस सर। बिल्कुल टॉप मोस्ट पॉइंट पे क्या हो जाएगा, जैसे ds वेक्टर में और फोर्स mg के बीच में एंगल 90 डिग्री हो जाएंगे, है ना। उसके बाद एंगल एक्यूट होने लग जाएंगे, समझ रहे हो? ये ऐसा एंगल हो जाएगा, पहले एंगल ऑब्ट्यूज बन रहे हैं, है ना। तो यस सर। ड्यूरिंग असेंट क्या होगा, ड्यूरिंग असेंट ऊपर जाते समय वर्क डन बाय mg विल बी नेगेटिव, और ड्यूरिंग डिसेंट क्या होगा, वर्क डन बाय mg विल बी नेगेटिव, विल बी पॉजिटिव। क्या ये बात समझ में आ रही है बच्चों? सर टॉप मोस्ट पॉइंट पे क्या होगा? टॉप मोस्ट पॉइंट पे जस्ट आप उस टॉप मोस्ट पॉइंट पे छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए कहोगे, मतलब dt टाइम की बात करोगे। भाई आप ऐसे सोचो ना कि पार्टिकल टॉप मोस्ट पॉइंट पे कितनी देर के लिए रुकने वाला है, बहुत dt टाइम के लिए ही रुकने वाला है।
Yes, sir. how long particle is going to be on that topmost point for a very fraction of time, है ना, infinitesimally small time के लिए ही वो रुकने वाला है। हाँ, तो अगर सिर्फ उस टाइम इंटरवल में वर्क निकाल रहे हैं तो वो जीरो हो जाएगा, है ना। Yes, sir. तो जनरली देखो क्या होता है, मतलब एक इंस्टेंट पे वर्क की बात की नहीं जाती है जनरली, है ना, क्योंकि एक इंस्टेंट पे वर्क आपको वैसे भी कोई मीनिंगफुल क्वांटिटी नहीं देता है। हाँ, वो आपको उस छोटे से dt टाइम के बारे में बता सकता है कि यह समझ सकते हो आप कि हाँ, इस dt टाइम में के अराउंड क्या है, कोई एनर्जी में चेंज नहीं क्रिएट कर रहा होगा mg, है ना। ये बात समझ में आती। Yes, sir. अब देखो, ये वर्क डन को हम इस तरह से समझें, कैसे कि वर्क का रिलेशन जो होता है वो एनर्जी से आता है, इनफैक्ट काइनेटिक एनर्जी के साथ आता है। क्या है, मान लो एक पार्टिकल पे कई सारे फोर्सेस लग रहे हैं, F1 वेक्टर, F2 वेक्टर, F3 वेक्टर, है ना, और इन सब फोर्सेस के लगते हुए पार्टिकल किसी तरह के पाथ में चल भी रहा है ना। तो जब हम वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस ऑन दिस पार्टिकल कैलकुलेट करेंगे तो वो कैसा आएगा बेटे, F1 डॉट ds का इंटीग्रेशन प्लस F2 डॉट ds का इंटीग्रेशन प्लस F3 डॉट ds का इंटीग्रेशन, इस तरह से अपन करते जाएंगे तो सारे फोर्सेस का वर्क आ जाएगा अपने पास। क्यों बेटे, Yes, sir. बेसिकली जब मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ बेटा कि मैं पार्टिकल के पूरे पाथ को बहुत स्मॉल, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल सेगमेंट में डिवाइड कर दिया मैंने, और हर छोटे सेगमेंट में जो वर्क हुआ है वो कैलकुलेट कर लिया। पॉजिटिव हुआ है तो पॉजिटिव कैलकुलेट कर लिया, नेगेटिव हुआ है तो नेगेटिव कैलकुलेट कर लिया, और उस पूरे वर्क को ऐड कर दिया। तो टोटल वर्क आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा बेसिकली, ये इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, F1 प्लस F2 प्लस F3 डॉट ds, है ना बेटा। कि बेसिकली टोटल वर्क डन ऑन अ पार्टिकल आ गया, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल। ये बात समझ में आती है बेटा। Yes, sir. अब देखो, क्या इसको मैं F net डॉट ds ऐसा लिख सकता हूँ। Yes, sir. अब F net को कैसे लिखेंगे अपन, इसको मैं लिख सकता हूँ नेट फोर्स में, x डायरेक्शन में नेट फोर्स I कैप प्लस y डायरेक्शन में नेट फोर्स j कैप प्लस z डायरेक्शन में नेट फोर्स k कैप डॉट
डीएस वेक्टर को क्या लिख देंगे, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। क्यों बेटा? यस सर। अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, देखो, एफ नेट एक्स डायरेक्शन में dx प्लस इंटीग्रेशन एफ नेट वाई डायरेक्शन में dy प्लस एफ नेट z डायरेक्शन में dz। इस तरह के इंटीग्रेशन में ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये x डायरेक्शन में जो नेट फोर्स है, न्यूटन सेकंड लॉ से, क्या इसको मास इनटू x कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ऐसा लिख सकता हूँ? y डायरेक्शन में जो नेट फोर्स है उसको मास इनटू एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट लिख सकता हूँ। z डायरेक्शन में जो नेट फोर्स है उसको मास इनटू एक्सेलरेशन का z कंपोनेंट लिख सकता हूँ। तो यहां से मास मेरे पास कॉमन आता है, ax dx क्या हो जाएगा इनपे, ax को हम क्या लिख सकते हैं, v dv बाई dx। बोलिए क्या ऐसा लिख सकते हैं एक्सेलरेशन? vy को क्या लिख सकता हूँ, ay को क्या लिख सकता हूँ, v dv बाई dy। और az को लिख सकते हैं v dv बाई। सर वो v dv by dx कैसे लिखा? अरे यार देखो, एक्सेलरेशन dv बाई dt होता है। यस सर। इसको तुम क्या करो, चेन रूल के हिसाब से v को पहले x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो और फिर x को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, ऐसा कर सकते हैं। यस सर। अब dx बाई dt को वेलोसिटी लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? यस सर। ओके सर, समझा। तो यानी एक्सेलरेशन कैन आल्सो बी रिटन एज v dv बाई। ठीक है बेटे। यस। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, ये dx से dx कैंसिल हो जाएगा, dy से dy कैंसिल हो जाएगा, dz से dz कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा m इंटीग्रेशन ऑफ vx dvx इंटीग्रेशन ऑफ vy dvy इंटीग्रेशन ऑफ vz dvz। अब vx dvx का इंटीग्रेशन क्या होता है, vx स्क्वायर बाई 2 इसका इंटीग्रेशन vy स्क्वायर बाई 2, इसका इंटीग्रेशन vz स्क्वायर बाई 2। 1/2 कॉमन आ गया तो क्या बन गया, vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर। क्यों बेटे? और vx यस स्क्वायर सर। प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर क्या होता है, क्या ये पार्टिकल की वेलोसिटी का स्क्वायर आ गया? Yes, sir. और इसमें लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दो आप, v इनिशियल से लेकर के v फाइनल तक, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ m v फाइनल स्क्वायर माइनस हाफ m v इनिशियल स्क्वायर। तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल, ये किसके बराबर आ गया बेटे, क्या Kinetic उसकी energy. काइनेटिक एनर्जी में चेंज के बराबर आ गया कि नहीं आ गया, है ना? Yes, sir. तो ये वर्क डन का ये रिलेशन होता है सिस्टम की एनर्जी, है ना? क्या होता है, एक पार्टिकल पे लगने इस ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम नाम देते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। इसको क्या नाम देते हैं, दिस इज वर्क एनर्जी
ये कहता है वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस ऑन अ पार्टिकल इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट पार्टिकल। जितने भी फोर्सेस पार्टिकल पे लग रहे हैं उन सबका वर्क अगर अपन कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमें मिल ये बात समझ में आती है बच्चों? यस देखिए अब क्या है बच्चों, अलग अलग कंटेक्स्ट में हम वर्क डन क्या हो रहा है वो सीखेंगे, और उसकी वजह से चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में कैसे अपन उसको रिलेट कर सकते हैं ये भी अपन सीखेंगे, है ना। तो जैसे देखो सबसे पहले क्या है, मैं आपको वो चीजें बताता हूँ जहां पर वर्क डन बाय फोर्स जीरो होता है ना। सिचुएशंस वेयर वर्क डन बाय अ फोर्स इज जीरो। जैसे मान लो क्या है बेटा, एक वॉल है ना, और एक आदमी है, वो क्या कर रहा है, इस वॉल पे फोर्स लगा, मैन exerts a force on wall. Now work done by force of man on the wall is zero. Work done by man on the force of wall is zero. क्या बात समझ में आती है? क्यों जीरो है? देखो क्योंकि फोर्स इज नॉन जीरो बट डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट इज इज जीरो। फोर्स लग रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है ना। या जैसे कोई ब्लॉक
ग्राउंड सरफेस पे रखा हुआ है तो ग्राउंड सरफेस उस पर नॉर्मल फोर्स होगा ना, लेकिन वर्क डन बाय नॉर्मल ऑन द ब्लॉक इज सर्टन स्टैटिक फ्रिक्शन को भी कह सकते हैं ना, जीरो वुड डन हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल मतलब इस तरह का एग्जांपल भी अपन ले सकते हैं। जैसे क्या है, एक इंक्लाइन प्लेन है, रफ इंक्लाइन प्लेन है, उस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, ब्लॉक और इंक्लाइन प्लेन के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन न्यू है, ब्लॉक रिमेन्स स्टेशनरी ऑन द इंक्लाइन, हमसे पूछा जाए वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक क्या। सर हम्म, सर वो वर्क डन बाय नॉर्मल ऑन द ब्लॉक जीरो कैसे हुआ? भाई ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा यस सर। है? क्या इस केस में भी आंसर जीरो मिलेगा अपने? वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक। यस सर जीरो। अच्छा, क्या स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क हमेशा जीरो ही होगा? यस सर। सर क्योंकि वो इंश्योर करेगा कि रिलेटिव मोशन नहीं है। अच्छा, ऐसी स्थिति में बताओ, मान लो क्या है, सर इस केस में सर हमारा वर्क डन फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करेगा ना। हम्म, क्या वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक भी जीरो होगा बेटे? सर ए जैसे के एक बच्चे ने रिस्पेक्ट में कहा है जीरो। सर, बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब किसी भी फोर्स का वर्क डन जो है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है ना? फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है का मतलब क्या है? जब क्योंकि वर्क डन होता है एफ डॉट डी एस, फोर्स तो फोर्स है ना, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो एक फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी है ना, तो अलग अलग ऑब्जर्वर को सेम फोर्स का वर्क अलग अलग दिखाई दे सकता है, ठीक है। लेकिन जनरली जब हमसे वर्क पूछा जाता है तो हम मान के चलते हैं कि ग्राउंड के फ्रेम से ही निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर हाँ, आप ऐसा बोल सकते हो कि इन दिस केस वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन बी with respect to A is zero. A के रिस्पेक्ट में वर्क जीरो है, बट वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन B with respect to ground is positive, ठीक है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, नोट करने की बात है। क्या बात है? वर्क डन इज अ फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी।
समझ में आई बात बच्चों? यस सर। सर एक डाउट है हम्म। सर, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ब्लॉक बी का डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है, बट जो फोर्स लग रहा है वो ए ब्लॉक पे लग रहा है ना? फोर्स तो दोनों पे लग रहा है ना, फ्रिक्शन फ्रिक्शन। भी तो बी पे फोर्स अपना लगाएगा। भाई ए बी पे आगे लगाएगा और बी ए पे पीछे लगाएगा। ओके सर। समझ रहे हो? तो मतलब अगर आपसे पूछा जाए फ्रिक्शन ने बी पे कितना वर्क किया, तो यानी इस वाले फोर्स का वर्क देखना है आप। अगर पूछते फ्रिक्शन ने ए पे कितना वर्क किया, तो फिर इस वाले फोर्स का वर्क। समझ रहे हो? मतलब बी पे जब भी एफ डॉट डी एस करेंगे तभी फ्रिक्शन वो फोर्स होगा ना, ये वाला जो फोर्स है एक्सटर्नल वाला ये नहीं काउंट करेंगे ना? हाँ, ये वाला बी पे नहीं काउंट करेंगे अपन, ओके सर। है ना? मतलब अगर देखा जाए तो बी को एनर्जी तो कौन सप्लाई कर रहा है? वो फ्रिक्शन सप्लाई कर। क्या ये बात समझ में आ रही है बच्चों? यस सर। सर यस आप एक बार प्रीवियस पेज लगा सकते हम्म। हैं। यस सर डन। देखो देखो, और किस केस में वर्क डन जीरो होता है? कि सर मानो कि कोई अ, जैसे एक कोई आदमी है ना? और क्या है? वो एक बॉक्स को लेकर के बहुत देर तक खड़ा हुआ है। अ मैन इज स्टैंडिंग ऑन अ ग्राउंड सरफेस with a heavy box on his head. Now, what is work done by man on the box? कितना होगा बेटे? सर जीरो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। वर्क डन विल बी जीरो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा। अच्छा। सर फोर्स लग रहा है क्या कोई? हाँ सर उस पे फोर्स कोई लगेगा? हाँ, लगेगा ना। सर बट क्या ये होगा? बॉक्स पे सर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो वर्क डन होगा ना? नहीं नहीं, मतलब वो लेके खड़ा हुआ है खाली। जब वो उठाया होगा तब की बात नहीं कर रहा मैं। ओके देखो, मान लो ये ब्लॉक है और ये ग्राउंड सरफेस पे चल रहा है कुछ कुछ। तो वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स ऑन द ब्लॉक।
सर 0 हाँ बच्चों, कितना आएगा? सर 0 क्योंकि वो 9 0 परपेंडिकुलर है। cos 90 0 0 आएगा, है ना, क्योंकि क्या है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में हमेशा कितना एंगल है? 90 डिग्री। 90 सर हाँ बेटे। सर वो जो आपने से वो मैन पुशिंग वॉल वाला केस का ना सर, आपका वो उसमें एक डाउट है हम्म। सर। मतलब जैसे कि मैंने वॉल को पुश किया, पर मतलब फुली डिस्प्लेस नहीं हुआ, लेकिन अगर उसमें डेंट आ गया तो हम क्या वर्क डन बोलेंगे? बेटे एक बार फिर से बोलो, क्या बोल रहे हो? अगर क्या हो गया? सर जैसे मैंने वॉल को पुश किया तो हम्म। मतलब वॉल पूरा आगे नहीं गया, लेकिन उसके एक पार्ट में डेंट आ गया, तो उनसे वर्क डन बोलेंगे क्या? वर्क डन बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे। अगर डेंट आ गया तो वर्क डन बोलेंगे, है ना। ओके देखो, पूरे ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, किसका डिस्प्लेसमेंट हमें लेना होता है, जहां पे फोर्स लग रहा है उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट हुआ है कि नहीं हुआ। ओके सर। सर हम्म। सर वो जो केस था ना जिसमें मैन ने ब्लॉक ले रखा है सर के ऊपर, सर उसमें फोर्स वो नॉर्मल फोर्स लगेगा ना? हम्म। ओके सर। देखो, work done by normal force on the block will be 0, and the reason being theta is 90 डिग्री, है ना। मतलब फोर्स लग रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट के साथ अगर 90 डिग्री एंगल बना रहा है तब भी वर्क 0 ही कहलाएगा बच्चा। जैसे मान लो क्या है, वर्क डन बाय टेंशन फोर्स ऑन ए पेंडुलम बॉब की बात करते हैं। ये एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग से हमने एक बॉल को सस्पेंड किया हुआ है, ठीक है। और ये स्ट्रिंग क्या कर रही है? ये स्ट्रिंग वर्टिकल प्लेन में ऑसिलेट कर रही है ना। हमें कैलकुलेट करना है वर्क डन बाय टेंशन फोर्स ऑन द बॉब। हेलो। यस हाँ।
हाँ बेटा, इतना वर्क है इस केस में। क्या वर्क डन 0 होगा क्या? हाँ सर, क्योंकि हर एक मोमेंट पे वो 90 डिग्री एंगल फॉर्म होगा। सर हाँ। सर मतलब मेरे को भी वर्क डन से 0 ऐसा, लेकिन मैंने थोड़ा अलग लॉजिक लगा। क्या बोल रहे हो बेटे? वर्क डन सर वर्क डन तो सर 0 मेरा कैसे भी, आ रहा है, हैं? नहीं सर देखो, मेरा 0 आया, लेकिन सर मतलब एंगल से नहीं आया सर, मेरा अलग लॉजिक लगा के आया पूरा। फील नहीं, देखो सुनो सुनो, देखो अपन फील भी करते हैं इसको। क्या है, दो क्या है समझो, ये टेंशन फोर्स इधर लगेगा हमेशा। अच्छा, क्या मैं बोल सकता हूँ पार्टिकल एक सर्कुलर आर्क में चलेगा? यस यस सर। हाँ, उसका रीजन क्या है? क्योंकि किसी भी समय पर पार्टिकल की पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से जो डिस्टेंस होगी वो लेंथ ऑफ द फिक्स्ड हो गया। स्ट्रिंग के बराबर ही होगी, है ना? तो क्योंकि ये हमेशा एल 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 है, तो इसका मतलब ये सर्कुलर। अच्छा, टेंशन फोर्स क्या हमेशा सेंटर की तरफ लग रहा है बेटे, यानी रेडियल डायरेक्शन में लग रहा है? हाँ सर। यस सर। और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन तो, डीएस वेक्टर की डायरेक्शन तो अलोंग द टेंजेंट टू होती है। यस यस सर। तो क्या हर इंस्टेंट पे डीएस वेक्टर और टी वेक्टर के बीच में 90 डिग्री एंगल एंगल 90 फॉर्म होगा। डिग्री ही बन रहा है? यस। At all moments, angle between tension vector and ds vector is 90 degree. Tension force is always in radially inward direction. ds vector is always along tangent to the path. Hence, theta is always 90 degree, which implies work done by tension is 0. क्या ये बात समझ में आती है ना? ये टेंशन फोर्स का काम पता है क्या है? सिर्फ इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज करना, उसके मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करता है। और काइनेटिक एनर्जी तो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है, वी स्क्वायर आता है, उसमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है। बात समझ में आती है बच्चा? सर आपने अभी क्या कहा था, एक बार फिर से रिपीट की देना। भाई मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो टेंशन फोर्स, क्योंकि सर फिर टेंशन फोर्स का काम क्या है ना? अगर वो वर्क नहीं कर रहा तो व्हाट इज द रोल ऑफ टेंशन फोर्स हियर? रोल ऑफ टेंशन फोर्स इज टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, है ना? Role of यस। tension force in this motion is of changing the direction of velocity. ठीक है? It is, it does not bring about any change in the magnitude of the velocity of the particle, है ना? Tension force changes only the direction of velocity of particle. It does not change the magnitude of velocity of particle. और देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है?
हाफ एम वी स्क्वायर होती है ना बेटे। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर। उसमें डायरेक्शन का कोई मतलब ही नहीं होता, वेलोसिटी की डायरेक्शन का। एक पार्टिकल 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है एक्स एक्सिस के अलोंग, एक 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है वाई एक्सिस के अलोंग, एक 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है जेड एक्सिस के अलोंग। सबका मास अगर m है तो सबकी काइनेटिक एनर्जी सेम ही तो होगी कि अलग अलग होगी? सर सेम होगी। सबकी काइनेटिक एनर्जी सेम होगी, है ना। तो क्या है, टेंशन फोर्स चेंजेस ओनली द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, है ना। सर एक डाउट है। हेलो सर। और स्टार्ट। ठीक है बच्चों, तो ये सारे केसेस वो हैं जिसमें कि क्या होता है, वर्क डन बाय अ फोर्स जीरो होता है ना बच्चों। अब इसमें एक और स्पेशल केस होता है, वो क्या होता है, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्सेस। सर एक डाउट है। हाँ बोलो बेटा, क्या डाउट है? सर मतलब सर ये अगर एक स्टोन को हम स्ट्रिंग से बांध के सर्कुलर पाथ में घुमाएंगे तो वर्क डन जीरो होगा? किसका वर्क जीरो होगा? सर मतलब अगर हम एक स्टोन को स्ट्रिंग से बांध के सर्कुलर पाथ में घुमाएंगे तो वर्क डन जीरो होगा क्या? हाँ बिल्कुल। सर तो फिर हम ये जो ऊपर का एग्जांपल था सर वो बॉब वाला, सर उसमें भी यही कंसेप्ट लगा सकते हैं? हाँ भाई, तो वो क्यों जीरो होता है, वो याद करके जीरो मत करो ना। अब तो अपने को वर्क की डेफिनेशन पता है, तो उससे भी अपन चेक कर सकते हैं ना कि फोर्स और वो वर्क जीरो इसीलिए होता है क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल 90 डिग्री होता है, इसीलिए वर्क जीरो होता है। दैट इज द बेसिक रीजन, राइट। ओके सर। सर सर ऐसे हम लोग बोल सकते हैं क्या कि हर सर्कुलर पाथ में मतलब कोई भी पार्टिकल ट्रैवल कर रहा होगा तो उससे सेंटर के तरफ जो फोर्स लगेगा वो जीरो ही होगा उसका वर्क? उसका वर्क जीरो होगा, सेंटर की तरफ लगने वाले फोर्सेस का वर्क जीरो होगा। ओके हाँ सर। ऐसा आप बोल सकते हैं, सेंटर की तरफ लगने वाले फोर्सेस का वर्क जीरो है। देखो क्या देखो वर्क डन की जनरल डेफिनेशन क्या होती है, इंटीग्रल एफ डॉट ds, है ना। अगर वेक्टर एफ कांस्टेंट हो जाए
तो वर्क डन क्या हो जाएगा, एफ डॉट इंटीग्रेशन ऑफ ds, वर्क डन क्या हो जाएगा, एफ डॉट इंटीग्रेशन ऑफ ds वेक्टर। बेसिकली एफ डॉट ds वेक्टर है क्या, एफ डॉट ds1 वेक्टर प्लस एफ डॉट ds2 वेक्टर प्लस एफ डॉट ds3 वेक्टर, यही तो है, एंड सो ऑन। तो ये क्या हो जाएगा, एफ डॉट ds1 वेक्टर प्लस ds2 वेक्टर अप टू dsn वेक्टर। अब ये ds1 वेक्टर प्लस ds2 वेक्टर अप टू dsn वेक्टर का सम क्या हो जाएगा, क्या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, एफ डॉट इंटीग्रेशन ऑफ ds वेक्टर। अब जैसे ये पार्टिकल का पाथ है बच्चों, और यहाँ से वहां तक मुझे वर्क कैलकुलेट करना है किसी कांस्टेंट फोर्स का, तो मैंने क्या किया, उसके पाथ को कई सारे छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट्स में डिवाइड कर दिया। अब इन सारे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का सम जो है, क्या वो टोटल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस सर। मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे पता करेंगे, वो पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के हिसाब से, क्या वो फर्स्ट वेक्टर और का हेड और लास्ट वेक्टर के, फर्स्ट वेक्टर का टेल और लास्ट वेक्टर की हेड को ज्वाइन करने वाला ऐसा वेक्टर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस सर। It will become a vector like this. तो इसको हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। मान लो वो फोर्स हमेशा ऐसे ही लगता रहा, है ना, तो देखो बीच बीच में फोर्स और ds वेक्टर के बीच का एंगल बदलता रहेगा कि नहीं? लेकिन यस सर। ये जो अभी अपन ने पढ़ा है, ये क्या बोलता है कि भाई आपको बीच में जो एंगल बदल रहा है ना, उसका चिंता करने का जरूरत नहीं है। आप तो क्या करो कि फोर्स और जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है उसके बीच का एंगल निकाल लो, उससे मल्टीप्लाई कर दो, बस हो गया। इफ द फोर्स इज कांस्टेंट, यानी कि आई कैन राइट इट एज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स into magnitude of displacement into cos theta, where theta is angle between vector f and final displacement। क्या ये बात समझ में आती है? सर ये केस वापस समझाइए। भाई अच्छा एक बात बताओ, f डॉट इंटीग्रल ऑफ ds वेक्टर को s वेक्टर लिख सकते हैं? यस। यस सर। है ना, तो यस। इसका मतलब फाइनल एक्सप्रेशन अपने पास f डॉट s आ गया। ये s क्या है, वही तो है इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से ज्वाइन करने वाला वेक्टर। यस। है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तब तो हमें बेसिक डेफिनेशन में तो ये बोलता है कि हर इंस्टेंट पे जो एंगल फोर्स और ds वेक्टर के बीच में बदल रहा है, तो उसके हिसाब से आपको हर ds वेक्टर का अलग अलग वर्क निकालना पड़ेगा और उन सारे वर्क को ऐड करना पड़ेगा। बट जो हमने कांस्टेंट फोर्स के लिए ये फॉर्मूला डिराइव किया है, वो क्या कहता है कि आपको अगर फोर्स कांस्टेंट है तो ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ क्या कर सकते हो
जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट का जो डॉट प्रोडक्ट है वो ले लो आप। ये बात समझ में आती है। यस और जब आप Yes, फोर्स sir. और फाइनल डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट लोगे और उसको एफ एस कॉस थीटा लोगे तो वो थीटा भी वही वाला होगा ना। कौन सा? जो फोर्स और फाइनल डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल बन रहा है वही एंगल लेंगे। यस सर। Okay. सर मतलब जो एस आपने जो लिखा है वो DS1 DS2 DS3 उन सब का सम है ना? उन सब का सम है। ओके सर। एस वेक्टर जो है वो क्या है, DS1, और वो सम बेसिकली क्या आएगा, वो भी अपने को पता है, इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से ज्वाइन करने वाला वेक्टर ही वो सम आएगा। ये चीज समझ में आती है। Yes, sir. यस सर। अब ऐसे कांस्टेंट फोर्सेस कौन कौन से होते हैं और कैसे उनका वर्क बड़ी आसानी से कैलकुलेट हो जाता है। देखो, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स एक कांस्टेंट फोर्स है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, Yes, sir. यस सर। है ना। तो उसके वर्क डन के बारे में अपन बात करते हैं। वर्क डन बाय अर्थ्स ग्रेविटेशनल पुल। देखो, मान लो आपसे कहा जाए कि एक पार्टिकल को हमने u स्पीड से और थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड सरफेस। तो हमें क्या करना है, बताना है वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, किस टाइम में, बाय द टाइम particle attains maximum height from the point of projection। सर इसमें सर ओवरऑल वर्क डन क्या 0 होगा? 0 होगा, वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द पार्टिकल ड्यूरिंग इट्स एंटायर जर्नी। पहले तो ये कैलकुलेट कर लेते हैं। एंड ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल in which it attains maximum height after being projected from ground surface। है ना। Yes, sir. तो देखो क्या है,
पहला अपन करते हैं शुरू से लेकर एंड तक, है ना। यस सर। तो वो वाला वर्क डन 0 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? सर क्योंकि क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट 0 है। डिस्प्लेसमेंट हुआ है ऐसा और फोर्स लगा है ऐसा, है ना। तो फोर्स और यस सर। डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। 90 डिग्री। तो इस वजह से वर्क डन को क्या कहेंगे? 0, है ना। देखो यस बीच बीच में डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में एंगल बदला है। शुरू में कुछ देर ऑब्ट्यूज एंगल रहा, फिर कुछ देर एक्यूट एंगल रहा, लेकिन क्या है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट लगा, इस वजह से वो बीच वाले एंगल हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं। समझ में आ रही है बात? यस इज इट क्लियर बच्चों? यस सर। सर। हम्म। सर ये इसमें सर मतलब हम ऐसे भी तो सोच सकते हैं ना सर कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो वर्टिकली डाउनवर्ड ही लगता है, तो सर वर्टिकल प्लेन में मोशन, सॉरी डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वर्क डन 0 हो गया। हाँ लेकिन देखो बात ये है ना कि ऐसा हम इसलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि फोर्स कांस्टेंट है, यस ठीक सर। है। अगर कांस्टेंट नहीं होता तो हम ये लॉजिक नहीं दे सकते थे। ओके सर। भाई सर आप ऐसे सोचो कि मान लो कुछ ऐसा हो जाता कि ऊपर जाते समय फोर्स ज्यादा मैग्नीट्यूड का लगता और नीचे आते समय कम मैग्नीट्यूड का लगता, तो टोटल वर्क डन 0 नहीं हो पाता बेटा। सर तो फिर उस केस में क्या होगा? उस केस में टोटल वर्क डन आपका नेगेटिव हो जाएगा। फिर ओके सर। हमें इंटीग्रेशन के तरीके से कैलकुलेट करना पड़ेगा। समझ रहे हो? ओके अगर सर। फोर्स जो है वो वेरिएबल होता है तो फिर वर्क डन आपको इंटीग्रेशन के तरीके से कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये डायरेक्टली एफ डॉट एस वाला मेथड तो सिर्फ उन्हीं के लिए यूज कर सकते हैं जो कि कांस्टेंट फोर्सेस है। ओके सर ठीक है, हाँ बोलो बेटे। सर इस क्वेश्चन में हम लोग ऐसा भी सोच सकते हैं ना कि जो उसका टॉप मोस्ट पॉइंट है, उससे पहले उसने जितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया उतना ही उसके बाद भी करेगा, तो वो जर्नी में दोनों केसेस में वो कैंसिल आउट हो जाएगा, फोर्स कांस्टेंट इसी, हाँ मतलब इसलिए ऊपर है जितना ना ट्रैवल फोर्स किया कांस्टेंट। उतना ही जब भी नीचे करेगा तो वो सब कैंसिल कट हो जाएगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। भाई सर तो फिर एक्चुअल में हो तो वेरिएबल। यही रहा, देखो एक्चुअल में अगर इसका एनालिसिस करें तो क्या हो रहा है, ड्यूरिंग एवरी डीएस डिस्प्लेसमेंट जो कि मैक्सिमम हाइट से पहले हुआ है, हर डीएस डिस्प्लेसमेंट में ग्रेविटी ने नेगेटिव वर्क किया। समझ रहे हो? यस यस सर। और जब ये नीचे आया तो फॉर एवरी डीएस डिस्प्लेसमेंट ग्रेविटी का वर्क पॉजिटिव हुआ, और जितना नेगेटिव ऊपर जाते समय हुआ है उतना ही पॉजिटिव नीचे आते समय हुआ है, इसलिए टोटल वर्क डन 0 हुआ। बेसिक रीजन तो यही है इसका, लेकिन क्या है कि हम ये बीच के डिटेल्स से बच सकते हैं और आंसर जल्दी से बता सकते हैं अगर फोर्स कांस्टेंट हो तो। सर। समझ एक रहे हो डाउट बात को और। बच्चा? यस सर। बोलो। सर मतलब अगर जहाँ से प्रोजेक्ट हुआ सर वहाँ से जो मतलब उसका फाइनल पॉइंट है सर, अगर वो सेम ग्राउंड पे ना हो के अगर किसी बड़े से पॉट होल में जाता तो फिर हम क्या कहते? हाँ तब फिर वर्क 0 नहीं होगा, तो फिर ओके वर्क नेटवर्क नेगेटिव आ जाएगा। ओके है ना, जैसे मान लो तुमने एक बॉल मारा, वो बॉल जो है वो किसी बिल्डिंग पे अटक गया, किसी की बालकनी में चला गया, तो फिर वर्क 0 नहीं होगा, उसका वर्क नेगेटिव हो जाएगा।
सर हम इसे देखो अभी फॉर्मूले की देखते हैं। तरफ से ये बता सकते हैं कि एंगल फिर 90 नहीं होगा, तो फिर वो 0 नहीं होगा। देखो सुनो, हाँ हाँ देखो सुनो सुनो, अब इसका सेकंड पार्ट की बात अपन करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या हुआ, पाथ तो ऐसा ही है इसका, है ना, और हमसे बोल रहे हैं कि कहाँ से कहाँ तक का वर्क निकालना है, इनिशियल पोजीशन से मैक्स आउट ये पे। फाइनल पोजीशन तक का वर्क। तो कैसे निकालेंगे उसको भाई, देखो वही डिस्प्लेसमेंट, अब इसके लिए डिस्प्लेसमेंट ये वाला काउंट होगा ना बच्चों, यस सर। और फोर्स इधर लगा, ठीक है। तो इसको अगर हम x बोलते हैं तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, जो भी ये एंगल बन रहा है उस एंगल को आप क्या करो, कुछ मान लो थीटा, तो वर्क क्या बन जाएगा, इस पॉइंट को A और इसको लेट्स से कुछ C बोल देता हूं मैं, तो वर्क हो जाएगा mg इंटू x इंटू कॉस थीटा। समझ में आएगा। यस अच्छा, अगर इस एंगल को थीटा बोल रहा हूँ, मान लो इस एंगल को अल्फा बोलता हूँ, तो थीटा थीटा को 90 डिग्री प्लस अल्फा ऐसा लिख सकते हैं। यस सर। और कॉस 90 प्लस अल्फा क्या हो जाएगा, क्या माइनस साइन अल्फा के बराबर हो जाएगा। कॉस 90 डिग्री प्लस अल्फा, क्या इसको माइनस साइन अल्फा लिख सकते हैं बच्चों। हाँ सर। यस और व्हाट इज एक्स साइन अल्फा, लुक एट दिस ट्राइंगल और बताओ एक्स साइन अल्फा की वैल्यू क्या है? क्या वो ये हाइट आ जाएगी, यस सर। यस एच मार्क्स। सर। तो एक्स साइन अल्फा को आप हाइट लिख सकते हो, तो वर्क डन कितना आ जाएगा, माइनस mg h। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कितना आ जाएगा, माइनस mg। ये बात समझ में आ रही। अच्छा, तो एक चीज समझिए कि जब अपन कांस्टेंट फोर्स के वर्क को F डॉट S लिखते हैं ना बच्चों, और उसको हम मॉड F इंटू मॉड S इंटू कॉस थीटा लिख देते हैं, तो थीटा होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल, है ना, यही तो थीटा होता है। यस सर। आप क्या है, जो मॉड S कॉस थीटा है ना, उसको डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स की तरह से भी ट्रीट कर सकते यस सर। हैं, है ना। मतलब अगर मैं ऐसा एक ट्राइंगल बना दूं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स,
और ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, है ना। डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। है ना। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मल्टीप्लाइड बाय कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। खास करके जब ग्रेविटी का आप वर्क डन लिख रहे हो, तो आपको ये देखना है कि वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। यस सर। मतलब अगर पार्टिकल किसी कर्व पाथ में चलते चलते ए पॉइंट से बी पॉइंट तक चला गया, है ना, यस। और ए और बी के बीच में जो हाइट का डिफरेंस है वो h का है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी फ्रॉम ए टू बी को क्या मैं माइनस mgh लिख सकता हूँ, यस। and work done by gravity from B to A will be plus mgh। अगर डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है तो वर्क डन विल बी माइनस mgh, अगर डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है तो वर्क डन विल बी प्लस mgh। सर एक डाउट है हम्म सर, आप एक मिनट ऊपर वाला पेज दिखा सकते हम्म। हैं? सर ये जो आपने सर केस बताया सर, इसमें अगर मैक साइड पे अगर हम समझे कि वहाँ पे एक वॉल है, तो सर से इलास्टिक कोलाइजन होकर अगर वो पीछे जाएगा तो उसे वर्क डन कैसा कहेंगे फिर हम? किसका? ग्रेविटी का? यस सर। ग्रेविटी का वर्क आपको निकालना है, तब तो आपको देखो सबसे पहले तो ये चुनना है कि कहाँ से कहाँ तक वर्क निकालना है। व्हाट इज योर इनिशियल पोजीशन, व्हाट इज योर फाइनल पोजीशन। सर ओवर। तो अगर मान लो टकरा के वापस सेम पॉइंट पे आ जाता है तो वर्क डन बाय ग्रेविटी जीरो ही कहलाएगा। ओके सर। सर मैं और अगर पीछे गया तो भी जीरो ना? पीछे गया तब भी जीरो। ओके सर। सर नीचे वाला पेज दिखाइए ना। हाँ बेटे। तो हो गया, अब आप ले लो। डन सर। हाँ बेटे, नोट किया ये। यस सर। देखो जैसे अगर ऐसा हो जाए कि एक पेंडुलम बॉब को एल लेंथ की स्ट्रिंग से मैंने बांधा हुआ है, और क्या है, उसको थीटा नॉट एंगल से हम रिलीज करते हैं। ठीक है, तो
what will be work done by gravitational force on the bob when it moves from initial position to vertical position? सर PCP1 का क्लास था ना, PCP। कैसे करेंगे बच्चों? सर ए टू बी सर इसमें हम सबसे पहले एस वेक्टर निकाल लेंगे ए टू बी का, क्योंकि फोर्स कांस्टेंट रहेगा तो हम सिर्फ इनिशियल और फाइनल के बीच में कर सकते हैं। सर इसमें हम लोग टेंशन फोर्स को भी काउंट करेंगे क्या? तो देखो बेटे, अच्छा पहले मुझे बस इतना सा बात बताओ, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? पॉजिटिव। तो सर पॉजिटिव होगा पॉजिटिव, ना? सर पॉजिटिव होगा। सर सर अभी 12th की क्लास नहीं है। हाँ बेटे। सर अभी 12th का क्लास नहीं है, हमें टाइम मतलब मैं टेबल समझा में नहीं। 3 से 5:30 दिया है। 12th 3:30 से 5:30 दिया PCP ना बेटे? सर 3 to 3:30 5:30 से। लिखा है। 3 to 5:30 है। अच्छा ऐसा लिखा है क्या? ओके ओके, तो ठीक है, अभी तुम्हारा चालू कर रहे हैं। मेरे में तो 3:30 लिखा हुआ है। 3:30 से चालू करेंगे बेटा, 3:30 से 5:30 होगा, है ना? ठीक है सर। ओके सर। हाँ बच्चों बोलो, वर्क डन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? सर पॉजिटिव पॉजिटिव होगा। वर्क डन विल बी पॉजिटिव, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है ना? ए से बी आते समय एक्यूट कैसे आ रहा है? एंगल, एक्यूट डाउन, एंगल बनेगा। एक्यूट एंगल पे आ रहा है। और कितना हाइट, मतलब वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? क्या वो इतना हुआ क्या? दिस मच ऑफ लेंथ। हाँ सर। यस सर। अच्छा ये अगर एल है तो ये वाला लेंथ को क्या मैं एल कॉस थीटा नॉट ऐसा लिख सकता हूँ? यस सर। यस सर। और ये पूरी लेंथ तो एल है। एल माइनस एल कॉस तो थीटा जो नॉट होगा। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हुआ वो एल माइनस एल कॉस थीटा नॉट हुआ है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हो जाएगा? mg इंटू एल माइनस एल कॉस थीटा नॉट, या mgl इंटू 1 माइनस कॉस थीटा नॉट, ऐसा हो। क्यों भाई? यस सर। यस सर।
ठीक है बच्चों, बाकी हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे, है ना। अभी एक दूसरा बैच का क्लास भी चालू हो रहा है। थैंक यू सर। थैंक यू सर।